तो नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक स्नानम करोति का वाच्य परिवर्तन करने से वाक्य कौन सा वाक्य बनेगा? बालक स्नानम क्रियते, बालकेन स्नानम क्रियेत, बालकेन स्नानम कृतम या बालकः स्नाति। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बी, बालकेन स्नानम क्रियते। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? संस्कृत में वचनों की संख्या 3 होती है। संस्कृत में पुरुषों की संख्या 3, संस्कृत में लिंगों की संख्या 3, संस्कृत में कारकों की संख्या 3। तो इसमें गलत बताना है कि गलत कौन सा है। तो संस्कृत में कारकों की संख्या 3 नहीं होती, यही ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। तेन पाठः पठ्यते प्रयोग, इसमें कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। रामो गच्छति ग्रामम प्रयोग, रामो गच्छति ग्राम में कौन से वाक्य का प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया का कर्ता किस विभक्ति में आता है? तो कौन सी विभक्ति में आता है? प्रथमा में, तृतीया में, चतुर्थी में या सप्तमी में। तो राइट आंसर होगा कर्मवाच्य में जो कर्ता की विभक्ति होती है वो तृतीया में आती है। राम गच्छति का कर्मवाच्य होगा राम गम्यते, रामेन गच्छति, रामेन गम्यते या राम गम्यति। तो इसमें वाच्य पूछा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सी, रामेन गम्यते। संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों के अनुसार 15 किसे कहते हैं? 50, 510, 50 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 510। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जय प्लस इ, इन शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी जय, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी से। अघोष और सघोष। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी। अघोष वर्ण पूछा है तो राइट आंसर होगा डी। अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं कै और ख, यानी कि पहला और दूसरा। सघोष के अंतर्गत आते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। ये हमारे क्या हैं? अघोष और सघोष हैं। कैख है, चैच है, टैट है, तैथ है, पैप है। और सघोष के अंतर्गत आएंगे घे, ढे, जय, झ, इ, डे, अड़े, ने, डे, धे, ने, बे, भे, में। और उपयुक्त 7 निम्न वर्ण भी आते हैं। अघोष में कौन से ऊष्म व्यंजन आते हैं और अतंस्त व्यंजन भी आते हैं, जैसे स, तीनों से आएंगे। और सघोष के अंतर्गत य, रे, ले, वे, है, छ, त्रे, गे या स्त्र। और सभी स्वर क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण की टेबल है। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में कौन सा वर्ण आता है? दूसरा और फोर्थ, 24। तो यहाँ पे अल्पप्राण 135, महाप्राण 24 संख्या बनती है, तो इससे हम याद रख सकते हैं। ये सारी टेबल है। और अल्पप्राण के अंतर्गत अतंस्त व्यंजन आते हैं, जो सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं।
घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत्य? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंठ उच्चारण स्थान माना जाता है घ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अड़, गे, अड और डे? तो राइट आंसर होगा संयुक्त होगा ये। जो ज प्लस ये सब से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? टे, ने, टे, ड और ठ? तो राइट आंसर क्या होगा? ठ। ठ वर्ण क्या है? मूर्धा उच्चारण स्थान से बोला जाता है, मूर्धा से। कौन सा अमानक वर्ण है? ख, ग, भ और भ? तो अमानक इसमें यही माना जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 6 वर्ण किस के योग से बनता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क प्लस से। 6 वर्ण योग से बनता है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन डी, स्वर नहीं, स्वर के अंतर्गत नहीं आता बल्कि क्या है? व्यंजन है। ए छोटा ओ ए ये क्या है? स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ठ, ड, अण या घ? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, घ ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 33। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आ जो है वो पश्च स्वर के अंतर्गत आता है और मध्य में आते हैं ए शब्द। नेक्स्ट है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जा सकता है, जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, विसर्ग लगाकर, ऑप्शन बी, खड़ी चौपाई को हटाकर, ऑप्शन सी, 2 खड़ी पाई लगाकर, ऑप्शन डी, 2 स्वर लगाकर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खड़ी पाई को हटाकर। नेक्स्ट है, विसर्ग शब्द से कौन सा बनता है? अध, निष्प्रय, दिवत या थोड़ा सा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये शब्द विसर्ग लगाकर बनेगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? आय, ले, के और लिरी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ण जो है कौन सा वर्ण स्वर है? तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से अतंस्त व्यंजन कौन से हैं? ड, य, से, ट? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यतंस्त व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल और व वर्ण आते हैं। इनमें से औ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए, दंत्य, ऑप्शन बी, मूर्धा, ऑप्शन सी, दंत या ऑप्शन डी, कंठ ओष्ठ्य? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंठ ओष्ठ्य। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ्य या कंठ? च और छ यह है तालु, ऑप्शन ए सही। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की है, अरबी फारसी की है, अंग्रेजी की है या दक्षिणी भाषाओं की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरबी फारसी की है। जहाँ भी क के पास यहाँ पे बिंदु लगाओ तो इसे क्या बोलते हैं? नुक्ता। ये नुक्ता लगा होता है जो अरबी फारसी शब्दों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है,
तालव्य व्यंजन से संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, च छ ज झ। कौन वर्ण घोष नहीं है? रे, ले, ते, यड़ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तय वर्ण घोष के अंतर्गत नहीं आता। किस शब्द में ऋ से ऋषि स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या आज? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आज। निम्नलिखित में से बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी मैथिली या ऑप्शन डी खड़ी बोली? तो राइट आंसर होगा इसमें जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोले जाने वाली बोली होगी राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली बोली जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। ये कहाँ पर बोली जाती है? मैथिली जो भाषा बोली जाती है बिहार में बोली जाती है, और बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया। तो मैथिली भाषा कहाँ पर बोली जाती है? बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नामकरण किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृतभाष हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? हिंदी का प्राकृत भाष कहा था, और भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था। नेक्स्ट है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 14 सितंबर 1955। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन थर्ड, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य या वत्स्य? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तालव्य। तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, इ, छोटी ई और बड़ी ई, य, स और ग। ये हमारे तालव्य से के उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। वत्स्य के अंतर्गत हैं ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में आएंगे जो होठों के द्वारा बोले जाते वर्ण हैं प, फ, ब, भ, म, उ और बड़ा उ। दंत्य के अंतर्गत आते हैं त, थ, द, ध, न, ल, स और लृ।
ये हमारे दंत्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? ऑप्शन ए बौद्ध सिद्ध को, जैन मुनि को, संत कवि को या राष्ट्र परंपरा के कवि को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध सिद्ध को। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह नाम किसने दिया था? मुनि दत्त। मुनि दत्त तथा अद्वैय वज। यह नाम मुनिदत्त और अद्वैय वर्ज ने दिया था। अतः संधानात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति जायसी की है? ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी मृगावती, ऑप्शन सी कनावत या ऑप्शन डी अनुराग बांसुरी। तो इसमें जायसी की कृति पूछी है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनावत, जो है जायसी की रचना है। कनावत किसके? मोहम्मद जायसी की रचना है। मधुमालती मंजन की है, और मधुमालती का प्रकाशन वर्ष है 1545। मृगावती की है कुतुबन की, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1503। अनुराग बांसुरी का समय है 1764, और इसके लेखक है नूर मोहम्मद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने, राहुल सांकृत्याय ने, गणपति चंद्रगुप्त ने या डॉक्टर मिर्स बंधु ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल सांकृत्याय ने। राहुल सांकृत्याय ने क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा, और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल माना था। प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल या उन्मेष काल कहा था। आरंभिक काल या उन्मेष काल। रामकुमार वर्मा ने संधि और चारण काल कहा, चारण काल माना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? द्वैत के, अद्वैत के, स्वाद्वैत या विशिष्टाद्वैतवाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्वैतवाद के। द्वैतवाद के माधवाचार्य हुए, और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। और अद्वैतवाद के विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य प्रवर्तक हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राइट आंसर है उसमें द्वैतवाद। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नच्छू से, जानकी मंगल से, हनुमान बाहुक या रामाज्ञा प्रश्न से। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हनुमान बाहुक से। हनुमान बाहुक का जो संबंध है यह किससे है? ज्योतिष से है।
और जानकी मंगल में, जानकी जो मंगल का संबंध है, इसमें भगवान राम और सीता के विवाह का वर्णन है। राम सीता के विवाह का वर्णन किसमें? जानकी मंगल में। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ हो गया। हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक में बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई थी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। रामाज्ञा प्रश्न का संबंध किससे है? ज्योतिष से है। जानकी मंगल में राम और सीता का विवाह का वर्णन है। राम लला नच्चू में संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात शोर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। और हनुमान बाहुक का संबंध है बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई थी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन से रीतिबद्ध कवि हैं? देव, बिहारी, मतीराम या पद्माकर? तो रीति सिद्ध कवि हमारे कौन है? बिहारी जी हैं। जबकि रीतिबद्ध के अंतर्गत जो आते हैं केशवदास है, चिंतामणि है, देव है, मतीराम है, पद्माकर, जसवंत सिंह, सेनापति आदि कवि। और रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन या राधा कृष्ण दास? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप संपादक के पत्रिका के संपादक बने। और जो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष था ये था 1877 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, शेर सिंह द्वारा शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद? तो 12 का सही राइट आंसर होगा शेर सिंह के का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए हो जाए। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोनलाल द्विवेदी। तो ये जो पंक्तियां हैं ऑप्शन ए सही है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी केसरी कुमार, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह या ऑप्शन डी नरेश मेहता। ये नरेश मेहता हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केदारनाथ सिंह जो है नकेनवादी रचनाकार नहीं है। नकेनवाद लगभग प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्यधारा है और इसका स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आया, जिसका दूसरा नाम, नकेनवाद का दूसरा नाम क्या है? परपदवाद। परपदवाद भी माना जाता है। और इसके संस्थापकों में 3 नाम आते हैं। पहला है नलिन विलोचन शर्मा, दूसरा केसरी कुमार, तीसरा है नरेश मेहता। तीनों ही कवि ये कहाँ के हैं? बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी लीलाधर जोगड़ी, ऑप्शन डी आलोक धनुआ। तो हरिजन गाथा किसकी रचना है? ऑप्शन बी नागार्जुन की रचना है। आलोक धनुआ की जो रचना है दुनिया रोज बनती है 1998 में प्रकाशित हुई थी।
आलोक धनुआ की कौन सी रचना है? दुनिया रोज बनती है। बनती है। प्रकाशन वर्ष इसका 1998 में हुआ था। ईश्वर धूमिल की रचना है मोचीराम। धूमिल की कौन सी रचना है? मोचीराम। लीलाधर जुगड़ी की है ईश्वर की अध्यक्षता में। ईश्वर की अध्यक्षता में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? विजन, आवा, जिंदगीनामा या चितकोबरा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंदगीनामा। जिंदगीनामा का प्रकाशन वर्ष था 1979 ईस्वी में। किसकी है? कृष्णा सोबती की है। विजन किसकी रचना है? यह मैत्रेयी पुष्पा की है। मैत्रेयी पुष्पा की। आवा चित्रा मुदगल की है। और चित कोबरा है मृदुला गर्ग की। चित कोबरा का प्रकाशन वर्ष है 1979। आवा का प्रकाशन वर्ष है 1999। और विजन का है 2002। जिंदगी नामा का 1979। 79 है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? जिंदगी नामा, ऑप्शन सी। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह या विभू कुमार? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, अजय शुक्ला। ताजमहल के टेंडर का प्रकाशन वर्ष है 1999। स्वदेश दीपक का है 1991। विभू कुमार का प्रकाशन की रचना है कहे ईसा सुने मूसा। कहे ईसा सुने मूसा। ये किसकी है? विभू कुमार की रचना है, 1984 में प्रकाशित हुई थी। स्वदेश दीपक की जो रचना है वो है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1991 में। सुशील कुमार सिंह की जो रचना है सिंहासन खाली है। सुशील कुमार की क्या है? सिंहासन खाली है। और इसका प्रकाशन है 1974। 1974। तो ये थे इससे महत्वपूर्ण तथ्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजय शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमतिवाद की अवधारणा किसने दी थी? भट्ट नायक ने, विश्वनाथ ने, भट्ट लोलट ने या शंकु ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शंकु ने। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती